Hello everyone. Today I am going to show you how to make peripheral blood film. फर्स्ट हम इसको 4 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पेरिफेरल ब्लड फिल्म को हमें इसको 4 टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा। फर्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, सेकंड मटेरियल्स एंड थर्ड इज़ प्रोसीजर एंड फोर्थ वन इज़ ऑब्जर्वेशन। मैं इस वीडियो के अंदर पूरा फोकस पेरिफेरल ब्लड फिल्म कैसे बनाते हैं उसके ऊपर रखूँगी। इसका जो स्टेनिंग पोर्शन है वो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं आपको केवल ये दिखाऊंगी किस तरीके से पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाते हैं, उसको किस तरीके से ब्लड को स्प्रेड करते हैं। बिकॉज़ अगर मैं स्टेनिंग बताना चाहूँ बट यहाँ पर इतने इक्विपमेंट्स और ये अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ओनली एक आइडियल ब्लड फिल्म किस तरीके से बनाई जाती है वो दिखा रही हूँ। फर्स्ट अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हाउ टू एग्जामिन पेरिफेरल ब्लड फिल्म और एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म। सेकंड इसका मटेरियल्स, what are the materials are required for the peripheral blood film, for the making of the peripheral blood film. So we just show that what are the materials required for this. We use 3 clean slides for this. इसके अंदर हम 2 स्लाइड के ऊपर हम पीबीएफ बनाएंगे। एक स्लाइड जो है एज ए स्प्रेडर यूज़ करेंगे, उसका जो विथ होता है वो थिक होना चाहिए, एकदम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, मतलब कुछ टूट फूट नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। और ये जो 2 स्लाइड्स है उसको हम पीबीएफ बनाने के लिए यूज़ में लेंगे। ये 3 स्लाइड हमें रिक्वायरमेंट होती है इस पूरे प्रैक्टिकल के लिए। थर्ड क्या होता है हमारा प्रिकिंग नीडल। प्रिकिंग नीडल मैंने ये वाली यूज़ की है, आप चाहे तो बड़ी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, एज डिपेंड ऑन यू। इसके अंदर थोड़ा ब्लड कम आता है, मतलब तो ये मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने यही यूज़ की है। आपके पास अगर दूसरी कुछ अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा। और थर्ड वन इज़ कॉटन। कॉटन को हमें प्रिकिंग टाइम के अंदर यूज़ आती है हमारे कॉटन भी। तो एंड जो मेन इसका कंटेंट होता है वो होता है लीशमान स्टेन। बिकॉज़ लीशमान स्टेन से ही हम इसको स्टेन करेंगे और इसको ऑब्ज़र्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, आइडेंटिफाई करेंगे सेल्स। तो ये एकदम मेन इसका जो है वो लीशमान स्टेन ही होता है। थर्ड हमें डिस्टिल वाटर चाहिए होता है, ब्लोविंग रोड चाहिए होती है। अगर हमारे पास वो नहीं हो तो स्ट्रोक की हेल्प से भी हम उसको फूंक करके मिक्स कर सकते हैं। फॉर द मिक्सिंग पर्पस हमें वो ब्लोविंग रोड चाहिए होती है। और हमें इसके लिए चाहिए होता है सीडारवुड ऑयल। जब हम 100x के ऊपर अंडर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके लिए हमें सीडारवुड ऑयल का यूज़ होता है। चलिए तो हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारी जो कॉटन है उसको स्प्रेड के अंदर डिप करेंगे और हमारे फिंगर को एकदम क्लीन कर लेंगे। फिंगर एकदम क्लीन होनी चाहिए, ये एकदम सेफ प्रोसीजर होता है। अब इसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे हमारे फिंगर को। ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अगर ड्राई नहीं होगी तो हीमोलाइसिस हो जाएगा ब्लड का, तो हम इसको थोड़ा ड्राई करते हैं। जब तक हमारी फिंगर ड्राई होती है हम इसको सेट कर लेते हैं स्लाइड्स को। इसको स्प्रेडर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका ये एजेस देख लो। अब हम क्या करेंगे, प्रिकिंग नीडल का यूज़ करके हमारी जो फिंगर है उसको प्रिक करेंगे। उसके लिए हम प्रिकिंग के लिए हम ये 2 फिंगर से यूज़ लेते हैं, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। और दूसरी फिंगर पे हम इसको प्रिक नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, वार्म अप करेंगे हमारे फिंगर का। और अब क्या करेंगे, एकदम प्रिक कर दिया ना। अब इसको थोड़ा सा पुश करेंगे ताकि ब्लड की ड्रॉप बन जाए अच्छे से।
अब ये ड्रॉप बन गई ना, अब इस ड्रॉप को हम क्या करेंगे, स्लाइड के एक एंड पे ले लेंगे। ज़्यादा बड़ी ड्रॉप नहीं चाहिए हमें, अगर ज़्यादा बड़ी ड्रॉप हुई तो हमारी स्लाइड अच्छे से नहीं बनेगी। हमारी स्लाइड नहीं तो ज़्यादा थिक होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा थिन होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब जल्दी से ये क्लॉट नहीं हो जाए, इसके लिए हम इसको स्प्रेड करेंगे। इसके लिए मैं स्प्रेडर ले लिया है, ये स्लाइड है मेरी। अब मैं सबसे पहले हमें स्लाइड को थोड़ा आगे रखना होता है ड्रॉप से, है ना। ड्रॉप से हल्का सा आगे रखेंगे। आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ। जैसे इसको थोड़ा सा आगे रखा, अब इसको पीछे ले जाएंगे और पूरे विड्थ तक फैलने देंगे ब्लड को। अब एकदम से स्प्रेड कर देंगे। ओके, अब ऐसा ही हम इस पर करेंगे। 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए हमारे स्प्रेडर और स्लाइड के बीच में। इसको फैलाएंगे, स्प्रेड कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी ये स्लाइड बन जाएगी। आपको शो हो रही होगी पिक्चर के अंदर, वीडियो में। ये एकदम अच्छी सी स्लाइड बनी है, नहीं ज़्यादा थिक बनी है, नहीं ज़्यादा थिन बनी है, टंग शेप आया है बिल्कुल अच्छे से। ये हमारा ब्लड भी क्लॉट नहीं हुआ था। एक आइडियल ब्लड फिल्म क्या होती है, टंग शेप आना चाहिए, पूरे 2/3 विड्थ कवर करनी चाहिए पूरी स्लाइड की। तो इसने ऐसे ही किया है, स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली भी सही बनी है हमारी, देखो टंग शेप आया बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको दिख रहा हो। अब हम क्या करेंगे, हमारी आपको पता चल गया किस तरीके से हमें इसको स्प्रेड करना होता है, किस तरीके से। अब अगर हम आगे का इसका प्रोसीजर देखें, अगर तो हम इसके अंदर स्टेनिंग की बात करेंगे। उससे पहले हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। हमारी जो स्लाइड्स हैं उनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। मैं आपको इसका एक थ्योरेटिकल पोर्शन बता देती हूँ। प्रैक्टिकल इज़ नॉट पॉसिबल, हाउ देर इज़ नो सफिशिएंट इक्विपमेंट्स अवेलेबल ऑन दिस टाइम। सो मैं आपको थ्योरेटिकली ऊपर से बता देती हूँ हम किस तरीके से स्टेन करते हैं। अगर हमारी ये स्लाइड बन गई, पीबीएफ बन गई, तो अब क्या करेंगे, इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, लीशमान स्टेन लेंगे। लीशमान स्टेन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे पीबीएफ के अंदर, पीबीएफ प्रैक्टिकल के अंदर। लीशमान स्टेन को हम ऊपर तक पूरा कवर करेंगे। हम इसको डालेंगे ना लीशमान स्टेन को, तो हमारी पूरी स्लाइड कवर होनी चाहिए ऊपर तक। और हम अब लीशमान स्टेन को रख देंगे फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए क्यों रखते हैं, क्योंकि ये फिक्सेशन टाइम होता है। फिक्सेशन टाइम होता है, हमारी जो स्लाइड बनी है उस पर जो ब्लड सेल्स है उनको फिक्स होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो 2 मिनट्स के लिए रख देंगे। आफ्टर 2 मिनट्स क्या करेंगे हम उस पर, आफ्टर द 2 मिनट्स हम इसको क्या, आफ्टर 2 मिनट्स हम स्टेन हमारा हो गया, हम उसमें डालेंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर भी हमें स्टेन को फेंकना नहीं है, उसी के ऊपर डालना है और वो भी पूरा कवर होना चाहिए। और इस जो 2 मिनट था उसके अंदर हमें इस स्टेन को सूखने नहीं देना है। अगर सूखने लगे वापस डाल देना है, सूखने लगे वापस स्टेन डाल देना है। आफ्टर 2 मिनट हम डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर को भी पूरा कवर होनी चाहिए हमारी स्लाइड, उसमें पूरा एकदम ऊपर तक आना चाहिए डिस्टिल वाटर। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो ये ब्लॉकिंग स्ट्रॉ है उससे हम इसको फूंक देंगे और मिक्स करेंगे, फूंक करके मिक्स करेंगे। इसको हम डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से तो मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये डैमेज होने का डर रहता है, हमारी पीबीएफ डैमेज हो जाएगी। तो हम डिस्टिल वाटर के बाद ब्लोइंग स्टॉक से मिक्स करेंगे, मिक्स एंड देन हम उसको 8 to 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। और ये 8 to 10 मिनट्स क्या होती है, ये स्टेनिंग टाइम होती है। स्टेनिंग टाइम होता है ये 8 to 10 मिनट वाला। तो इसके अंदर प्रॉपर स्टेन हो जाती है, हमारी सेल्स जो है वो स्टेन को ऑब्ज़र्व कर लेती है, तो उससे वो थोड़ा कलरफुल दिखती है अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो 10 मिनट्स हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे,
हमारी स्लाइड जो है उसको आफ्टर 10 मिनट्स और 10 to 8 मिनट और ऑल्सो, तो हम उसको स्लैंटिंग पोजीशन में रखेंगे इस तरीके से। ये एंगल दिख रहा होगा आपको, मैंने इसको तिरछा रखा है इस तरीके से। अब हम ऊपर से, मानो हम ऊपर से कुछ टैप वाटर डालेंगे किसी में लेके से, इस तरीके से ऊपर से टैप वाटर डालेंगे इस तरीके से, तो ये पूरा वॉश हो जाए अच्छे से। अगर हमारी स्लाइड को हम ऐसे डायरेक्ट टैप वाटर डालेंगे सीधा रख के, तो ये पूरा हमारी जो पीबीएफ है वो डैमेज होने का डर रहता है। तो उसको स्लांटिंग पोजीशन में रखेंगे और डायरेक्ट स्लाइड पे नहीं डालेंगे। ऊपर ये जो विथ दिख रहा है इस पर हम वाटर या अपनी फिंगर पे वाटर डालेंगे, तो इससे होते हुए पूरी स्लाइड वॉश हो जाएगी। अगर हमारी स्लाइड अंडर स्टेन है तो हम इसको स्टेन वापस से करेंगे और वापस वही प्रोसीजर करेंगे। अगर ओवर स्टेन है तो हम इसको लगातार बहते हुए पानी से धोते जाएंगे। इसके डायरेक्ट इस पे नहीं देंगे, स्लैंटिंग पोजीशन पे रखते हुए इसको वॉश कर लेंगे थ्रू द टैप वाटर। आफ्टर 10 मिनट टैप वाटर से वॉश विथ टैप वाटर, विद द हेल्प ऑफ टैप वाटर। ये हमारी वॉश हो गई स्लाइड। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के लिए हम रखेंगे तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे ये है इस तरीके से तिरछा, हम इसको रख देंगे स्लैंटिंग पोजीशन में, ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छे से और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल के यहाँ नीचे आ जाए। और इसको बैक साइड से भी हम पोंछ देंगे, साफ़ कर लेंगे इसके पीछे वाले साइड से, और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। आफ्टर द ड्राई, वेट फॉर ड्राई। आफ्टर द ड्राइनेस, ये अगर हमारी स्लाइड ड्राई हो गई स्टेन हो के प्रॉपर, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ऑब्ज़र्व अंडर माइक्रोस्कोप, ऑब्ज़र्व करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व में हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल आइडेंटिफाई करनी होती है वेरियस ब्लड सेल्स को। ब्लड के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो हम प्लेटलेट्स की अगर बात करते हैं तो एक सेकेंड प्लीज़, जस्ट अ मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी स्लाइड ड्राई हो गई, उसको माइक्रोस्कोप पे हमने सेट कर दिया। अगर हम 40x पे देखेंगे सबसे पहले, तो बिकॉज 40x पे जब हम देखते हैं तो इजी रहता है। अगर हम 100x पे देखेंगे तो हम उसको कंपेरीफाई कर पाते हैं कि पहले छोटी दिख रही थी अब बड़ी दिख रही है। तो 100x के लिए हमें सीडारवुड ऑयल का यूज़ करना होता है, बिकॉज दिस इज़ ऑयल इमर्जन लेंस, तो वो ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। 100x पे ही देखते हैं बाकी हम, बिकॉज 100x पे एकदम अच्छे से क्लियर दिखता है वो, और हम अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, एकदम क्लियरली दिख जाती है अलग अलग सेल्स। तो अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स, फर्स्ट हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड थर्ड इज़ डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा हमारे मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट होती है, फिर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, फिर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। तो अब हम देखते हैं आरबीसी जो है एकदम बहुत ज़्यादा दिखती है, हमें हल्की सी लाइट दिखती है, ऑरेंज पिंकिश कलर में दिखती है। इस तरीके से रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत बार जब हम पीबीएफ बनाते हैं तो ज़्यादातर यही देखा जाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है आरबीसी का, है ना। प्लेटलेट्स जो है वो ग्रुप में दिखती है, एकदम स्मॉल होती है, इनका साइज़ आरबीसी के कंपैरिजन में कम होता है। तो प्लेटलेट हमें ग्रुप के अंदर दिखेगी, ओवर स्टेन दिखेगी। एंड जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर भी हमें, डब्ल्यूबीसी डिफरेंट टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के, तो हम इसको इधर लाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल में क्या होता है, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, है ना। दिस इज़ न्यूट्रोफिल। ये ग्रेन्युलोसाइट होती है तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमारी होती है इयोसिनोफिल, तो वो होती है एकदम ग्लास
टाइप के, है ना, एकदम ग्लासेस नहीं रहते सन ग्लासेस उस तरीके से। ये इसका जो थ्रेड होता है क्रोमेटिन थ्रेड, ये थोड़ा थिक होता है। बेसोफिल है वो एस शेप में होती है इस तरीके से, और बेसोफिल जो है वो बहुत कम दिखती है, मतलब इसका अमाउंट भी बहुत कम होता है। ये 60 to 75% प्रेजेंट होती है। न्यूट्रोफिल, इसमें मैं N लिख रही हूँ, ये इयोसिनोफिल एंड दिस इज़ बेसोफिल। तो इयोसिनोफिल 1 to 4% होती है, ये लेस देन 1% होती है। सो इसके अंदर हमें बहुत कम दिखती है बेसोफिल ब्लड के अंदर। और हम बात करते हैं मोनोसाइट की, जो कि क्या होती है, एग्रेनुलोसाइट होती है। तो ये किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड न्यूक्लियस दिखता है। और अगर हम बात करें स्मॉल लिम्फोसाइट की, वो इस तरीके से स्मॉल होती है। एंड लार्ज लिम्फोसाइट जो है वो थोड़ी बड़ी होती है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लिम्फोसाइट, और इस तरीके से उसका न्यूक्लियस होता है। अगर हम देखें तो मोनोसाइट जो है वो स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट से थोड़ी सिमिलरिटी दिखती है इसके अंदर। तो किस तरीके से हम देखते हैं इसको, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मोनोसाइट है, ये स्मॉल लिम्फोसाइट है, उसके लिए हम इसका देखते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लिम्फोसाइट। इसके अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है, वो कम जगह घेरता है। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो में साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा होता है, स्मॉल लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होता है, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है। और लार्ज लिम्फोसाइट के अंदर तो पूरा ही साइटोप्लाज्म दिखता ही नहीं है, हल्का सा दिखता है, पूरे को ये सेल को न्यूक्लियस कवर कर के रखता है लार्ज लिम्फोसाइट के अंदर। तो हमने ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल भी देख लिया है। ये RBC प्लेटलेट्स ग्रुप क्लम्पिंग फॉर्म के अंदर हमें दिखेगी, WBC इस तरह से हमें अलग अलग दिखेगी, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट। बेसोफिल हमें बहुत कम दिखती है या दिखती नहीं है कभी कभी। तो ये स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट इस तरीके से हमें दिखेगी। और अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं उसकी, अगर व्यू जो है हमारा स्लाइड के अंदर वो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इस तरीके से हमें एक राउंड शेप दिखता रहता है ना माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इस तरीके से RBC रोलेक्स फॉर्म के अंदर होती है। बहुत बार अगर किसी के ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो RBC अलग अलग दिखती है, बट ज़्यादातर रोलेक्स फॉर्मेशन के अंदर ही दिखती है। और इस छोटी छोटी सी प्लेटलेट्स दिखती है कभी कभी हमें, कहीं कहीं, है ना, इस तरीके से। और जो होती है ये RBCs ही प्रेजेंट रहती है। और ये जिस तरीके से ये न्यूट्रोफिल है, इस तरीके से हमें दिखती है उसके अंदर। और यहाँ पे भी माना ये न्यूट्रोफिल है। आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि जैसे ये हमारे गोल गोल सा दिखता है, अगर हम ऊपर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरीके से गोल ही दिखेगा। तो क्लॉकवाइज जो पोजीशन होती है उसको वाइवा के अंदर एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं कि 4 o'clock पे मुझे एक सेल दिख रही है, अब आप बताइए वो कौन सी सेल है। तो हमने यहाँ देखा ये 4 o'clock, अगर हम घड़ी देखते हैं तो उसमें इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है ना। तो 4 यहाँ पे आता है। 4 o'clock पे हमें क्या दिख रहा है, न्यूट्रोफिल दिख रही है। और सेंटर की अगर बात करते हैं, सेंटर में भी हमें न्यूट्रोफिल्स दिख रही है। अगर हम बात करें 9 o'clock या 10 o'clock की, तो हमें यहाँ क्या दिख रही है, मोनोसाइट। अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि तुम मुझे 10 o'clock पे देख के बताओ कि कौन सी सेल दिख रही है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ मोनोसाइट दिख रही है 10 o'clock के ऊपर, है ना। इस तरीके से जैसे ये घड़ी है, ये बड़ा वाला जो रहता है सुइया वो इधर है, ये 10 बज रहे हैं यहाँ पे, तो 10 बजे हमें 10 बजे वाली साइड पे हमें मोनोसाइट दिख रही है। अगर ऐसे 4 ऐसे ही बजते हैं ना, तो जैसे ये 4 पे जो बड़ा वाला रहता है उसकी तरफ देखना है, न्यूट्रोफिल दिख रही है यहाँ पे। अगर हम 6 की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे भी, मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। जो अगर आपसे एग्जामिनर बोल रहा है अब कि अब तुम मुझे 6 o'clock पे देख के बताओ कौन सी तुम्हें सेल दिख रही है, तो यहाँ मुझे दिख रही है, कौन सी सेल दिख रही है, इयोसिनोफिल दिख रही है ना, ये ग्लास
जो सनग्लासेस के फॉर्म में दिख रही है इस तरीके से, ईओसिनोफिल। ये हमें 6 o'clock पोजीशन पे दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो दिस इज़ ए थ्योरेटिकल पोर्शन। मैंने आपको दिखा दिया था किस तरीके से मैंने सेल्स ये स्लाइड को बनाया है। एक बार आप वापस देख लीजिए, मेरी स्लाइड ड्राई हो गई है, अच्छी स्लाइड बनी है, एकदम टंग शेप आया है इसका लुक। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी अच्छे से थोड़ा समझ में आए। अगर आपको सही लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके प्रैक्टिकल के अंदर। ये बहुत इजी प्रैक्टिकल होता है पीबीएफ, और एकदम नॉर्मल स्टार्टिंग वाला प्रैक्टिकल होता है मैटलैब के अंदर, फिजियो में, है ना, इन अ फर्स्ट MBBS ऑल्सो। So this is for today. Thank you so much for your time for listening, and that is for today. Bye bye.